इस बार का महाकुंभ सबसे अलग, सबसे बड़ा और सबसे हाईटेक होने जा रहा है। इस बार महाकुंभ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है, लिहाजा इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों के लिए प्रयागराज में हर सुविधा और व्यवस्था को देने की कोशिश की जा रही है। और इस साल श्रद्धालुओं के लिए एआई टेक्निक से लैस रोबोट और सीसीटीवी का खास इंतजाम किया गया है। साथ ही ऐसे रोबोट तैयार किए गए हैं जो डूबते लोगों को सेकंड्स में बचा लेंगे। तो वहीं आग लगी अगर कहीं होगी तो उसको बुझाने के लिए भी फायर फाइटिंग रोबोट का इंतजाम किया गया है। वहीं श्रद्धालुओं को दुनिया के सबसे बड़े मेले में हर सुविधा मिले, इसके लिए टेंट सिटी से लेकर डोम तैयार किए जा रहे हैं, जो प्रयाग नगरी में संगम तट के किनारे लोगों को 5 स्टार वाली सुविधा देंगे। टेंट सिटी के अलावा डोम सिटी का निर्माण भी शुरू हो गया है, जिसमें तमाम सुविधाओं के साथ ठहरने की व्यवस्था भी है। इसके अलावा प्रयागराज जंक्शन पर स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा भी शुरू हो गई है। यहां भी रहने का शानदार इंतजाम किया गया है। महाकुंभ को लेकर यह ध्यान भी रखा जा रहा है कि बिजली व्यवस्था एकदम दुरुस्त रहे। महाकुंभ शुरू होने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे संगम नगरी के श्रृंगार में 4 चांद लगते जा रहे हैं। इस सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के आयोजन के दौरान इस बार कई नई चीजें देखने को भी मिलेंगी, जिसमें से एक है डोम सिटी। पहली बार यहाँ ऊंचाई पर एक ऐसी सिटी का निर्माण हो रहा है जहां रहने का न सिर्फ यादगार अनुभव होगा, बल्कि उसमें लग्जरी होटल जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। जमीन से कई फीट ऊंचाई पर बन रही इस डोम सिटी से श्रद्धालु और पर्यटक 360 डिग्री पर महाकुंभ की छटा को निहार सकेंगे। तकरीबन 15 फीट से ऊंचाई पर आप कुंभ मेले का दर्शन कर सकेंगे और सारी सुविधाएं भी लग्जरी होंगी। ये किसी 5 स्टार होटल से भी कम सुविधाएं नहीं होंगी। कुंभ में नए प्रयोग, ये प्रयोग बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से 4 लाख स्क्वायर फीट में बनाई जा रही इस डोम सिटी की लागत करीब 50 करोड़ रुपए आएगी, जहां एक बार में 200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी। यहाँ 44 डोम और 176 कॉटेज का निर्माण हो रहा है। साथ ही इसमें 3 BHK का वुडन विला भी होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे जो भी रहेंगे उनको पूरा कुंभ यहाँ से दिखेगा। यहाँ से पूरी नदी दिखती है, हमारे पुल दिखते हैं, संगम की तरफ का पूरा नजारा उनको अपने कमरे से दिखेगा। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कितने कॉटेज है और कितने बन रहे हैं? जी, यहाँ पे 44 कॉटेजेस है जो आप डोम्स है सॉरी, और 176 कॉटेजेस है जो इसके नीचे बन रहे हैं। उनकी क्या खास बात है? कॉटेजेस की भी यही खास बात है कि यहाँ पे कभी टेंट के अलावा हम ये पहली बार ला रहे हैं कि यहाँ पे वुडन कॉटेजेस भी आ रहे हैं, जहाँ पे जिसका इंटीरियर सोचा हुआ है, एक थीम है जिसका हम जो भी हमारे गेस्ट रहेंगे वो उसको पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। ये जो आप गुम्बद नुमा गोलाकार आकृति देख रहे हैं, यही डोम है जो घर की तरह ही होता है और इसीलिए इसे डोम सिटी नाम दिया गया है। खास बात ये है कि डोम और कॉटेज को बनाने का काम भले ही अभी चल ही रहा हो, लेकिन महाकुंभ के दौरान इसमें रहने वालों के लिए बुकिंग शुरू भी हो चुकी है। जो हमारे पर्व के दिन है, पर्व के दिनों में 1,20,000 ऊपर का रेंट है और जो कॉटेजेस है उसका 80 है, और जो हमारे नॉर्मल डेज है उसमें ऊपर का 80 है, नीचे का 60 है। अभी हालात क्या है बुकिंग की? जी, हालात बहुत अच्छे हैं। 50 से 60% हमारी बुकिंग्स हो चुकी है ऑलरेडी। महाकुंभ को लेकर एक और नई व्यवस्था की गई है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर स्लीपिंग पॉड्स की सुविधा शुरू हो गई है, जहां लोग शुल्क चुकाकर इसकी सहूलियत प्राप्त कर सकते हैं। इस स्लीपिंग पॉड्स में यात्री के ठहरने से लेकर हर तरह की सुविधा मौजूद है। प्रयागराज स्लीपिंग पॉड है, ये मेड इन जापान का कंसेप्ट है। ये यात्रियों को ठहरने के लिए कुंभ को देखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग के यहाँ सारा व्यवस्था है, इसके अंदर एसी की भी व्यवस्था है, लॉकर का व्यवस्था है, आपको अंदर जाएंगे तो मिरर की व्यवस्था है, A to Z सारे व्यवस्थाएं, सबके लिए लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था है। देखिए इसमें सर ग्रीन हम लोग दिए हैं 10 कोड हमारे यहाँ कपल का है सर। पिंक कलर हम लोग सिंगल फीमेल के लिए बनाया हुआ है।
जिसमें 2 रूम हम लोग का फैमिली के लिए बनाया हुआ है सर अलग से। ये अलग अलग 3 कलर का हम लोग दिए हैं, जिसमें आपका ऑरेंज कलर है वो सिंगल के लिए है, ग्रीन कलर है वो है कपल के लिए है, और पिंक कलर है सर वो अपना सिंगल फीमेल के लिए। महाकुंभ को लेकर दुरुस्त व्यवस्थाएं भी की जा रही है ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसी में से एक है बिजली व्यवस्था, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कुंभ में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 1405 किलोमीटर एलटी लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा एसटी जो है, एसटी लाइन जो हम बना रहे हैं वो 182 किलोमीटर बना रहे हैं, और टोटल जो उपकेंद्र हम बना रहे हैं 85 उपकेंद्र बना रहे हैं 2x400 kVA के। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कुल 67,026 स्ट्रीट लाइटों से मेला जगमग होगा, और हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हाइब्रिड सोलर लाइट 2000 ली हैं, जो किसी भी स्थिति में बंद नहीं होंगी। वो उसमें बैटरी का बैकअप है। इन सब के अलावा जनरेटर का बैकअप और रिचार्जेबल लाइट की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी भी सूरत में बिजली की सप्लाई ठप न पड़े। यानी हर स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो इस महाकुंभ के आयोजन को न सिर्फ सफल करेगी बल्कि उसे यादगार भी बनाएगी। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको दिखाते हैं एक एक करके कुंभ की हर वो तस्वीर जो इस साल के कुंभ को पिछले साल के सारे कुंभ से अलग बनाती है। कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए 5 स्टार टेंट सिटी से लेकर डोम के अलावा सस्ते और सुविधा युक्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जो श्रद्धालु कुछ ही घंटे के लिए स्टेशन के आसपास रुकना चाहते हैं उनके लिए एक खास सुविधा शुरू की गई है। ये सुविधा स्लीपिंग पॉट की है। इस खास सुविधा के तहत महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को कम बजट में 1 से 3 घंटे तक आरामदायक कमरा मिलेगा, जिसमें वो आराम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर उन्हें अपना सामान रखकर जाना है तो कमरा लॉक करके भी जा सकते हैं। तो प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 का शुभारंभ होगा, लेकिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर अभी से आस्था की बयार बहनी शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं को हर सुविधा के लिए प्रशासन के अलावा वहां के स्थानीय लोग भी तैयार हैं, और नाविकों ने भी श्रद्धालुओं के लिए पूरे इंतजाम कर लिए हैं। नाव का रंग रोगन हो गया है। बीच नदी में दौड़ती इन खूबसूरत नावों को अब बस महाकुंभ का इंतजार है। आस्था के केंद्र प्रयाग को पर्यटन के लिहाज से भी तैयार किया जा रहा है। देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भी संगम नगरी में कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। कुंभ नगरी में पहली बार जमीन से 18 फीट ऊपर डोम सिटी बसाने की तैयारी की गई है। पर्यटन विभाग की ओर से नैनी के अरैल में जमीन से 18 फीट ऊपर डोम सिटी तैयार की जा रही है। यहां से पर्यटक महाकुंभ का भव्य नजारा देख सकेंगे, और खास बात यह है कि 1400 स्क्वायर फीट एरिया में बसने वाली डोम सिटी में 200 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं कई आधुनिक सुविधाएं भी उनके लिए यहां पर स्थापित की गई है। तो प्रयाग नगरी से अब आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। राजधानी में लगातार तीसरे दिन AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जिससे सुबह के समय कोहरे से भी, जो आप बता दें कि कोहरा भी हो रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए कश्मीर से डल लेक की। डल लेक पूरी तरह से जम गई। आप देख सकते हैं शिकारे जो हैं वो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, लेकिन जो डल झील है वो जम चुकी है, और लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी यहाँ नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर दिल्ली में ये हाल है तो कश्मीर का हाल तो आप जान ही लीजिए कि किस तरह से होगा। और ये डल झील की तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं, जो शिकारे हैं, जो ये हाउस बोट्स हैं, किस तरह से पानी के बीच जो है वो जमी हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी जो है ठंड से पानी जम गया है। तो -5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है पारा, और झील पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कश्मीर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है भाई। -5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है टेम्परेचर। और जो हाउस बोट का हाल है वो आप देख ही सकते हैं। या तो हाउस बोट अपनी जगह पर खड़ी है क्योंकि झील जो है वो तो जम चुकी है।
और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात यह है कि श्रीनगर की डल झील भी जम गई है। जमी डल झील को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है। पारा गिरने से घाटी में ठंड और बढ़ गई है और इस ठंड के बीच स्थानीय लोग डल झील में अपनी नाव लेकर पहुंचे हैं और इस नाव बर्फ को काटते हुए आगे बढ़ रही है। डल लेक में बर्फ को काटती नाव की तस्वीरें पर्यटकों को खूब लुभा रही हैं। तस्वीरें श्रीनगर की डल झील की हैं। यहाँ पे बहुत सर्दी है, तो अभी डल लेक भी फ्रीज है, माइनस चल रहा है अभी यहाँ पे। अभी हम मॉर्निंग में डल लेक के पास है, हम टैक्सी चला रहे हैं। हम भी सुबह घर से निकलते हैं मॉर्निंग में, तो पूरा बंदोबस्त करके निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस टेम्परेचर चल रहा है। यहाँ पे ठंड आज तो बहुत ठंड हो रखी है। हमारी गाड़ी थी, उसमें पानी की बोतल हमने रखी थी, हमने पानी की बोतल निकाली तो पूरी फ्रीज हो रखी थी। तो उसके बाद हम बाहर आके देखा तो इधर डल लेक में हमने देखा वो पूरी डल लेक भी है जो पूरी फ्रीज हो रखी है। तो ये जो नज़ारा है ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। वैसे अच्छा शुभम, आप कभी राजस्थान तो ऑब्वियसली गए होंगे, क्या सांभर झील गए हैं कभी? हाँ, सांभर झील में एक बार गया था और वहां हर साल बताते हैं कि इन मौसम में प्रवासी पक्षी आते हैं और विदेशी पर्यटक जो पक्षी जो होते हैं उनको देखने के लिए पर्यटक वहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। तो हम वही खबर दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों को आज। बिल्कुल। तो सांभर झील जिसकी पहचान राजस्थान के एक प्रमुख नमक उत्पादन स्थल के रूप में है, लेकिन ये प्रवासी पक्षियों का भी बड़ा ठिकाना रहा है। इस वक्त सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की भरमार है, जिन्हें फ्लेमिंगो समेत दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी इसमें शामिल हैं। इस झील के संरक्षण की मांग भी हो रही है ताकि ये धरोहर सुरक्षित रहे। एक नजर में आपको ये फूलों की उड़ती पंखुड़ियां लग सकती है, हालांकि है ये पक्षियों का झुंड। ये खूबसूरत नजारा राजस्थान के सांभर झील का है, जो इन दिनों बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षियों से गुलजार है। इस समय सांभर झील में 2 प्रकार के फ्लेमिंगो देखे जा रहे हैं। पिंक फ्लेमिंगो, एक जो वयस्क होते हैं, और दूसरा ग्रे फ्लेमिंगो, जो छोटे और युवा होते हैं और जिनकी उम्र सिर्फ 3 से 4 महीने की होती है। इस समय सांभर झील में फ्लेमिंगो के अलावा कुछ अन्य दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां भी देखी जा रही हैं, जिसमें हंस, क्रेन और फाल्कन जैसी कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। सांभर में हर साल 3 तरह से बर्ड माइग्रेट कर सांभर पहुंचते हैं, जिसमें ये रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से अधिक मात्रा में यहाँ पे बर्ड पहुंचते हैं, जिसमें से ज़्यादा संख्या यहाँ लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो की रहती है। लेसर फ्लेमिंगो की हाइट लगभग 2.5 फीट से लेकर के 3.5 फीट तक रहती है, जिसमें इसका कलर काफ़ी गुलाबी देखने को मिलता है। बीक इसकी काले रंग की होती है और इसी में जो ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उनकी हाइट लगभग 4.5 से 5.5 फीट के आसपास रहती है और इनका कलर काफ़ी वाइटिश और थोड़ा रेड में देखने को मिलता है और इनकी बीक जो है काले के साथ में गुलाबी मिक्स होती है। सांभर में अभी तक मैं लगभग 327 प्रकार की प्रजातियों को रिकॉर्ड कर चुका हूं, जिसमें से 50 प्रजाति तो काफ़ी दुर्लभ है और इसमें से 250 प्रजाति माइग्रेटरी है। ठंडी जगहों पर कड़ाके की सर्दी में सब कुछ जम जाता है। इन हालातों में ये पक्षी हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से सांभर आते हैं। अपने नमक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी कि राजस्थान की सांभर लेक अब सिर्फ अपने नमक के लिए ही नहीं, पर यहाँ पे आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ जो अभी फ्लेमिंगोज हम देख रहे हैं उनकी, और उसके अलावा बीते कुछ समय में 300 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की यहाँ पे प्रजातियां देखी गई है। ये जो माइग्रेशन पीरियड होता है, कहने को तो ये अक्टूबर से लेके मार्च का जो महीना है वो कहा जाता है, पर अभी बीते कुछ सालों में ये 12 महीने यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और अगर इसी तरीके से जो वाटर लेवल है वो यहाँ का बरकरार रहा तो हो सकता है कि ये जो फ्लेमिंगोज हैं और बाकी जो प्रवासी पक्षी हैं वो सांभर झील को अपना घर बना लें। जानकारों का मानना है कि सांभर झील को एक ऑफिशियल प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के पक्षियों, पौधों और जल जीवों का संरक्षण किया जा सके। झील में आज की तारीख में 4 से 5 लाख प्रवासी पंछी आए हुए हैं, लेकिन पानी जब धीरे धीरे सूख जाता है तो ये भी उड़कर चले जाते हैं। इस झील को
संरक्षण की जरूरत है, झील के डिमार्केशन की जरूरत है। सांभर झील राजस्थान का एक प्रमुख नमक उत्पादन स्थल है, जिसका ऐतिहासिक बहुत ज्यादा महत्व है। कहा जाता है कि अकाल के समय राजा पृथ्वीराज चौहान ने मां शाकंभरी की पूजा और तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें एक वरदान मिला था। सामने जो नमक की जो झील है, ये भी माँ भगवती के वरदान से हुई है। तपस्या के दौरान ऐसा वरदान मिला कि जितनी दूर तक घोड़ा घुमाएगा उतनी दूर तक चांदी की खान हो जाएगी। तो 12 कोस घोड़ो फिरो हुई चांदी की खान, मुझे कौन खाने दे, लड़सी आलम जान, तभी कर दिया नमक पानी। ये स्थान न सिर्फ धार्मिक बल्कि जैविक दृष्टिकोण से भी समृद्ध है। 230 वर्ग किलोमीटर में फैली झील भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादन झीलों में से एक है। ये अंग्रेजों जमाने से ही नमक की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से आज तक बनता चला है, क्योंकि यहाँ पे जो नमक बनता है वो टोटली नेचर और वेदर बेस है। इसमें किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल या कोई केमिकल्स, किसी भी तरह का एडिशन नहीं होता। इसमें जो नेचुरल तरीके से प्रोसेस अंग्रेज जवानों की थी, वही प्रोसेस सेम आज भी चल रही है। सांभर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि इसका खास संबंध राजस्थान की मशहूर फिनी मिठाई से भी है। ये विशेष रूप से सांभर झील के आसपास के क्षेत्रों में ही बनती है। सांभर झील देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक अनमोल धरोहर की तरह है। अगर इसे सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो ये क्षेत्र जैविक समृद्धि और पर्यटन के मामले में देश के प्रमुख स्थलों में शामिल हो सकता है। राजस्थान के सांभर झील से प्रदम जैन की रिपोर्ट फॉर न्यूज टुडे। अब आपको आईएनएस तुशील की तस्वीरें दिखाते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए आईएनएस तुशील ने अपनी पहली ऑपरेशन तैनाती यात्रा शुरू कर दी है। ये जंगी जहाज रूस के कलिनिनग्राद से भारत की यात्रा पर निकल चुका है। इस युद्धपोत को 9 दिसंबर को रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अब ये भारत की यात्रा पर है। ये अपनी यात्रा के दौरान कई मित्र देशों के बंदरगाहों पर रुकेगा। तुशील की खासियत ये है कि तुशील का मतलब है अभेद कवच, यानी प्रोटेक्टर शील्ड। यानी तुशील भारतीय नौसेना को नई ताकत और समुद्री दमखम को दिखाएगा। समंदर का सीना चीरकर तेजी से आगे बढ़ता ये है भारत का नया जंगी जहाज आईएनएस तुशील। इस जंगी जहाज को रूस में तैयार किया गया है और अब ये भारत की यात्रा पर निकल पड़ा है। अपनी यात्रा के दौरान आईएनएस तुशील बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर और आखिर में हिंद महासागर से होते हुए कई मित्र देशों के बंदरगाहों पर रुकेगा। अपनी पहली तैनाती के दौरान ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के कूटनीतिक और सैन्य अभियानों को अंजाम देगा। इसी महीने 9 दिसंबर को रूस में हुए एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। Ladies and gentlemen, a loud round of applause for Indian naval ship Tushil. तब इसे रूस के कालिनिनग्राद शहर के समंदर में उतारा गया था। ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस वो जंगी जहाज है जिसके नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ गई है। इसका वजन करीब 4000 टन है और लंबाई 409.5 फीट, जबकि इसकी चौड़ाई 49.10 फीट है। समंदर में ये 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और एक बार में ये 4850 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत पर करीब 200 सैनिक तैनात होते हैं और ये 30 दिनों तक लगातार समंदर में रह सकता है। आईएनएस तुशील तलवार क्लास का युद्धपोत है। इस क्लास के 7 युद्धपोत पहले ही बन चुके हैं, जिनमें से 6 एक्टिव हैं। तलवार क्लास के 4 और जंगी जहाज नौसेना में शामिल किए जाएंगे। ये जंगी जहाज समंदर में देश के दुश्मनों पर कहर बरपा सकता है। आईएनएस तुशील पर 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर लगे हैं, 24 स्टिल, 1 मीडियम रेंज मिसाइल, 8 इग्ला, 1 ENT शिप मिसाइल, 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई हैं। इसके साथ ही 100 mm की A190E नेवल गन भी तैनात है। साथ ही 76 mm की ऑटो मिलारा गन और 2 AK-630 CIWS,
2 काश्तान CIWS गन, 533 mm टॉर्पीडो ट्यूब्स और 1 रॉकेट लॉन्चर भी तैनात है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इस जंगी जहाज पर कोमोव 28, एक कोमोव 31 और ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकता है। आधुनिक हथियारों से लैस होने की वजह से ही INS तुशील को समंदर में युद्ध का ऑलराउंडर माना जा रहा है। अगर हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में किसी दुश्मन ने दाखिल होने की कोशिश की तो INS तुशील पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। समंदर में हिंद के सुरक्षा के चक्र को और मजबूत करने के मकसद से नौसेना ने 2018 में 4 ग्रिगोरोविच श्रेणी के फ्रिगेट खरीदने का सौदा किया था। इनमें से 2 को 8,000 करोड़ रुपए में रूस से आयात किया जा रहा है, जबकि 2 युद्धपोत को गोवा शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गीतिका, हिंदुस्तान की सैन्य ताकत लगातार बढ़ते जा रही है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया इस ताकत को देखकर हैरान है। चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, हम देख सकते हैं कि चाहे हवा में हो। बिल्कुल। हर जगह भारत दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और इन तमाम सैन्य हथियारों का इस्तेमाल अब दुनिया के कई देश करना चाहते हैं, भारत से मदद लेना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक और गुड न्यूज हो गई। बिल्कुल, बड़ी गुड न्यूज है। दरअसल IIT दिल्ली और DRDO ने मिलकर सेना के लिए ऐसे रक्षा कवच तैयार किए हैं जो सियाचिन में तैनात जवानों के काम आएंगे। साथ ही किसी ऑपरेशन के दौरान सेना की ताकत बढ़ाएंगे। इनमें हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल है। नई जैकेट न केवल हल्की है बल्कि गर्दन और साइड की सुरक्षा देने में भी सक्षम है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे भारतीय सैनिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की रिपोर्ट। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया की बेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं जो कि DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर तैयार की हैं। दुनिया में सबसे बेस्ट, मतलब अमेरिका से भी आगे ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स निकल चुकी हैं। अभेद इनका नाम है। इनके बारे में हमने पहले भी रिपोर्ट की थी, लेकिन आज खास बात यह है कि आज ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इस जैकेट का प्राइवेट इंडस्ट्री को हो गया। मतलब यहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत चौहान सर हैं। सर, क्या कुछ खास बातें, हम हालांकि पहले रिपोर्ट कर चुके हैं, एक बार फिर से कि कैसे ये बेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट है अब तक की? सर, ये बेस्ट है इन द सेंस कि आर्मी मैन के लिए वेट जो वो कैरी कर रहा है अपने साथ में, जब उसे पहाड़ी चढ़नी है, लंबा पूरा दिन ट्रैवल करना है, तो उसका साथ जो डेड वेट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो सबसे कम होना चाहिए। पार्ट 1। पार्ट 2 जैसा आपने दोनों अलग अलग बताए, तो वो BIS लेवल 5 पे है, वो AK-47 को रोकता है। ये वाली स्टार्ट किया था, तो ये जब हमने स्टार्ट किया था 2016-17 में, तो भारत हमारा 10.25 साढ़े 10 किलो की जैकेट पे खड़ा था। उसका वजन हमें 20 से 25% कम करना था, जो हमने कर दिया है। आज ये 8.2 8.25 किलो के आसपास आ गया है। सियाचिन में जब हमारे जवान पहरेदारी करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बर्फ में काम करना पड़ता है, तैनात रहना पड़ता है। वहां पर इस तरह की जो आइस एक्स है वो बहुत इस्तेमाल में आती है जवानों के। हर जवान के पास ये 2 होती हैं। खास बात क्या है कि अभी हम मौजूद हैं IIT दिल्ली में और इसे IIT दिल्ली के डॉक्टर माखन सिंह जो हमारे साथ मौजूद, उन्होंने तैयार किया है। अभी तक इसके पहले ये आइस एक्स इटली से आता था, ये पहला है जो कि इंडिया में तैयार किया गया है। जब कभी किसी ऐसी जगह से रेस्क्यू का काम करते हैं जहां पर आग लगी हो, या फिर हमारे फायर फाइटर्स जो कि अक्सर आग से निपटने का काम करते हैं,
उनके लिए इस तरह की ये एक जैकेट, ये पूरी ड्रेस तैयार की गई है। रोचक राठौर हैं जो कि साइंटिस्ट प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है दिल्ली में, और इसका जो वजन है वो फिलहाल जो ड्रेस इस्तेमाल हो रही है उससे काफी कम है। इसका वजन महज 2 किलो के आसपास है और 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ये झेलने की क्षमता रखता है। तो रोचक क्या कुछ खास है इसमें और क्या कुछ अलग है उससे जो अभी इस्तेमाल हो रही है? अभी जो करंट में इस्तेमाल हो रही हैं जैकेटें, सबसे पहली प्रॉब्लम उसमें है हाई वेट, क्योंकि ये फायर रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलरेडी इतना टफ होता है। उसके ड्यूरिंग ऑपरेशन में कई सारे रहता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है वेट मेजर। तो ये सबसे पहला है कि ये बहुत लाइट वेट है। दूसरा, आप ये टच करके देखेंगे ये काफ़ी कंफर्ट है। तीसरा, हमने इसकी ऑलरेडी मैनिक्विन टेस्टिंग कर ली है। हम जानते हैं कि हमारे जवान एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में भी काम करते हैं, मतलब जहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, कई बार टेम्परेचर -50 डिग्री के भी नीचे होता है। ऐसे में वो क्या पहन रहे हैं, उनके कपड़े किस तरह के, वो बहुत मायने रखता है। अभी भी सेना जो कपड़े इस्तेमाल कर रही है वो काफी कारगर हैं उन्हें उस ठंड से बचाने के लिए, लेकिन इस ड्रेस में लगातार तमाम बदलाव होते रहते हैं, तमाम तरह के अपग्रेडेशन होते रहते हैं। ये IIT दिल्ली में एक ये तैयार किया गया है और हमारे साथ डॉक्टर रंजना हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। अभी जो ये तैयार हुआ है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसमें किस तरह का मटेरियल यूज किया गया है? ओके, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो फुली इंडिजीनियस है। लाइक वी हैव नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री, इट इज फुली इंडिजीनियस। और इसकी एडवांटेज ये है, इसका वेट कम है। लाइक वट एवर इंडिया इज यूजिंग राइट नाउ it's around 4.5 kg, so they used to import from different countries and its weight is less than 4 kg and it is giving... अभी जो इस्तेमाल हो रहा है, जो जवान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका वेट 4.5 किलो के आसपास है और इसका वेट 4 किलो के आसपास है। ये वेट बहुत मैटर करता है। सर यही बता रहे हैं कि पहले PhD होती थी, उसके पेपर्स होते थे, होता कुछ नहीं था, लेकिन अब PhD के बाद जो पेपर्स स्कॉलर्स लिख रहे हैं उनके बेसिस पर हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किए हैं। जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते थे अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बड़ा कदम उठा चुके हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, IIT दिल्ली। क्रिसमस आते ही ना एक ही गाना जो है वो दिमाग में घूमने लगता है, बताइए कौन सा? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। तो क्रिसमस का त्योहार अब से बस कुछ ही दिन दूर है और ऐसे में देश और दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चेन्नई और कोलकाता में भी कई तरह के आयोजन किए गए हैं। इसी तरह 7 समंदर पार यूरोप और अमेरिकी देशों में भी क्रिसमस के रंग बिखरे हुए हैं। चमचमाती लाइटिंग से सराबोर मैक्सिको सिटी की रौनक देखने लायक है। रोशनी से नहाए इस शहर में मस्ती से झूमते लोग दिख जाएंगे। फोटोशूट करवाने वालों के बीच होड़ दिखेगी, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने को लेकर है। क्रिसमस के लिए इस शहर का कोना कोना सजा हुआ है। अलग अलग डिजाइन और शेप वाली लाइटों से पूरा शहर चमक रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देख ऐसा लगता है जैसे किसी ने तारों से भरा आसमान जमीन पर उतार दिया हो। ओसावा की राजधानी प्रिस्टीना भी क्रिसमस फेस्टिवल के रंग में रंगी हुई है। यहाँ के बाजारों की रौनक लोगों का उत्साह बताने के लिए काफी है।
इस बीच सेंटा क्लॉज की तरह ड्रेस पहने एक आदमी जब गले में ढोल टांगे लोगों के बीच पहुंचा तो माहौल और भी खुशनुमा हो उठा। इस क्रिसमस मेले में नायाब किस्म के सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं, जबकि एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए यहाँ आइस स्केटिंग का एक बड़ा सा मैदान भी है। जेरूसलम भी क्रिसमस के लिए सज चुका है। वहाँ सेंटा क्लॉज बना एक आदमी सड़कों पर उतर आया। उसने गली गली घूमकर लोगों की मदद की और लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। विदेशों की तरह देश में भी क्रिसमस की धूम है। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने कैंडल जलाई और लोगों को बधाई दी। इस तरह चेन्नई में क्रिसमस के लिए चर्च लाइटिंग से जगमगाता दिखा। क्रिसमस के त्योहार में अब ज्यादा दिन नहीं है, इसीलिए देश और दुनिया में तैयारियां तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौका क्रिसमस का है और जमाना एआई का है, तो भला बच्चों के प्यारे सेंटा क्लॉज क्यों पीछे रहे? वो भी एआई के रंग में ढल गए हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अब सेंटा का एआई अवतार नजर आ रहा है, जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों और दूसरे लोगों की मदद भी कर रहा है। बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसे सेंटा की छवि दिखती है जो वास्तविक लगती है, लेकिन असल में ये एआई वाले सेंटा हैं जो बच्चों के हर उस सवाल का जवाब देते हैं जो उनके डेटाबेस में मौजूद है, और जो सवाल उनके डेटाबेस में नहीं है उसे टालने की भी फितरत इस एआई वाले सेंटा में है। बच्चे तमाम किस्म के सवाल आस्क सेंटा नाम के इस सॉफ्टवेयर से पूछ सकते हैं। इसके लिए कन्वर्सेशनल वीडियो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस एआई सेंटा को डायबिटीज पर शोध और उसके लिए काम करने वाले संगठन की फंड रेजिंग में मदद के लिए बनाया गया है। इससे पहले कोविड के दौरान भी सेंटा को लॉन्च किया गया था ताकि परेशानी से गुजर रहे बच्चों के जीवन में खुशियों के कुछ पल मुहैया कराए जा सकें। तो क्रिसमस के रंग दक्षिण अमेरिकी देश चिली में भी देखने को मिल रहे हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो में फिलिस्तीनी समुदाय की ओर से क्रिसमस ट्री की लाइटिंग की गई है। सेंटियागो के पैलेस्टीनियन क्लब में क्रिसमस ट्री को 45,000 लाइट से सजाया गया है। इजरायल के साथ युद्ध में मारे गए 45,000 से अधिक लोगों की याद में क्रिसमस ट्री की ये अनोखी लाइटिंग की गई और शांति का संदेश दिया गया। इस समारोह में चिली के राष्ट्रपति गैब्रिएल बोरेक भी शरीक हुए और लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति बोरेक ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा में युद्ध खत्म करवाने में मदद करने की अपील भी की। और अब बात उन वीडियोस की करेंगे जिन्होंने इंस्टाग्राम की दुनिया में तहलका मचा कर रखा है। ये वीडियो न केवल वायरल है बल्कि जबरदस्त हिट भी है। यूरोपियन विमान निर्माता एयरबस ने स्पेन में अपने एक खास विमान का परीक्षण किया। इस A400M ट्रूप एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि ये जंगल की आग बुझाने में भी मददगार हो सकता है। इसके लिए विमान में एक खास किट लगाया गया है जो A400M ट्रूप एयरक्राफ्ट को आग बुझाने वाले विमान में बदल देता है। इसका टेस्ट स्पेन में मैड्रिड से 69 किलोमीटर दूर एक इलाके में किया गया। इसके लिए कार्गो विमान में एक टैंक और 2 डिस्चार्ज पाइप लगाए गए हैं जो जंगलों में लगी आग बुझाने के काम को अंजाम देने में मदद करते हैं। इसके इस्तेमाल से किसी भी A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट में आसानी से बदला जा सकता है और एक बार में 20 टन पानी या अग्निशामक केमिकल का छिड़काव किया जा सकता है।